नमस्ते प्यारे साथियों। रीट लेवल 2 पात्रता परीक्षा के लिए भारत इतिहास से संबंधित 6ठी से 12वीं का एनसीईआरटी निचोड़ आपके सामने रख देते हैं। एक दमदार क्लास के साथ में आपको भारत इतिहास पे जितनी भी टेंशन है उससे आपको फ्री कर देते हैं। ध्यान से देखना कौन सी अप्रोच पर अपनी क्लास रहेगी। तो अपनी क्लास रहेगी 6ठी, 7वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की किताबों को कंप्लीट करना। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं और ये आपको किस तरह से हेल्प करेगा। तो आज की क्लास में जैसे आपको पता हो को आपका सिलेबस जो है तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, जैन बौद्ध, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल तक है। ये क्लास 6 के अंदर है और क्लास 12 के अंदर है। तो आज की क्लास में हम 6ठी क्लास और 12वीं क्लास के अंदर जो भी सिंधु घाटी सभ्यता से लगाकर गुप्तोत्तर काल के टॉपिक हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक दमदार क्लास में सब पूरा कंप्लीट। दूसरी क्लास में हम मध्यकालीन इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे, 7वीं क्लास की बुक और 12वीं क्लास की बुक। और तीसरी बुक के अंदर, तीसरे वीडियो के अंदर हम 8वीं क्लास की बुक, 10वीं क्लास की बुक और 12वीं क्लास की बुक को कंप्लीट कर देंगे। 2 घंटे का ये वीडियो रहेगा, 2 घंटे का ये वीडियो रहेगा और 2 घंटे का ये वीडियो रहेगा। टोटल 5 से 6 घंटे के अंदर हम पूरे भारत के इतिहास का सफाया कर देते हैं। सभी रीट पात्रता परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेंगे, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अप्रोच 6ठी से लगा करके 12वीं तक की पुस्तकों में से प्रश्न निर्माण करने की रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले टॉपिक की जो अपने इतिहास के अंदर है, भारत के इतिहास में। टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। अब पिछली बार जो अलग अलग पारियों के अंदर क्वेश्चन बने, पेपर बने थे, वो भी कैसे बने थे वो भी मैं आपको इसी के साथ में बताता रहता हूं। ध्यान से देखना, बहुत उसी लेवल का पढ़ेंगे जो 6ठी और 12वीं की किताब में दे रखा है। ज्यादा हम डीपली जाएंगे नहीं, है ना। ये भारत है और भारत के अंदर पुरातत्व विभाग कलकत्ता के अंदर है। भारत में पुरातत्व विभाग कलकत्ता के अंदर है। पिछली बार प्रश्न बना था भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले जनरल कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले जनरल या पहले अध्यक्ष थे कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले अध्यक्ष कनिंघम। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी तब पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे, मार्शल। और आजादी के समय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो मार्टिमर हिलर। और यह प्रश्न पिछली बार बन चुका था। ध्यान से देखना, जब मार्शल पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे तब 1921 के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर पाकिस्तान वाले बेल्ट में निकला, खोज निकाला गया और उस नगर का नाम था हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला नगर हड़प्पा। इसकी खोज हुई है 1921 में। कौन सी नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। किसने खोज की है, तो दयाराम साहनी ने। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर किसने खोजा, दयाराम साहनी ने। रेडियो कार्बन C14 विधि से पता लगाया तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर हड़प्पा। और अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में 1500 नगर खोजे जा चुके हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत विस्तृत थी। इसका पहला नगर जो खोजा गया था वो हड़प्पा था। हड़प्पा के खोजने के 1 साल के बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी ने, कौन सा व्यक्ति, राखाल दास बनर्जी ने प्रॉपर एक नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी, और इस सिंधु नदी के किनारे सभ्यता का सबसे बड़ा नगर खोज निकाला और इस नगर का नाम था मोहनजोदड़ो। यह नगर 3,500-4,000 हजार साल पहले स्थित थे, जमीन के अंदर दबे पड़े थे। पुरातत्व विभाग मार्शल के निर्देशन में पहला नगर दयाराम ने और दूसरा नगर राखालदास बनर्जी ने खोज निकाला। 2016 में गुजरात के अंदर कानमेर करके एक जगह खोजी गई है जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में 1500 नगर खोजे जा चुके हैं, जो 600 पाकिस्तान में और 900 भारत के अंदर है। तो पाकिस्तान और भारत में फैली हुई इस सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं 6ठी से 12वीं की किताबों को माध्यम बना करके पढ़ते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण बात, जो प्रश्न फाइनली और फाइनल बनेगा, 101% बनने की संभावना है, उस प्रश्न की तरफ अगर हम चलें, ये सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई तो विश्व के सामने हमने सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकाली है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष, ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम है मार्शल। अब यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की रिपोर्ट कब प्रकाशित की, 1924 में। ये 12वीं की बुक के अंदर दे रखा है। अब ये जो आपको पीपीटी दिख रही है, यहां से एक प्रश्न इसलिए बनेगा क्योंकि 4 किताबें सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालने वाली 4 पुरातत्व वेदाओं ने लिखी है और चारों का संदर्भ 12वीं की किताब में मिलता है। और ये चारों व्यक्ति जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अच्छा, कौन कौन से,
तो सबसे पहला व्यक्ति है एस.एन. राव। इन्होंने किताब लिखी है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? एस.एन. राव। वैसे देखा जाए तो ऐसा प्रश्न सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं बनता है, पर अपने क्वेश्चन 12वीं और 6ठी की किताब में से बनते हैं, इसलिए बनने की पूरे चांस हैं। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई और उत्खनन करने से रिलेटेड एक व्यक्ति अर्नेस्ट मैके। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी खोजबीन की उसको अपनी एक पुस्तक में प्रकाशित किया। पुस्तक का नाम है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल ने किताब लिखी है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, और जी.एफ. डेल्स ने पुस्तक लिखी है मिथिकल मैसेकर ऑफ मोहनजोदड़ो। नाम थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, अंग्रेजी नाम है, अंग्रेजी विद्वान है, और अंग्रेजी विद्वानों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालने के लिए 4 विद्वानों ने 4 किताबें लिखी है। प्राथमिकता से इसको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं भी लो तो आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें इन चारों का संदर्भ मिलने वाला है। कंप्लीट है? आगे चलो, वीडियो को शेयर कर देना बहुत सारे बच्चों तक, ताकि सबको इसका फायदा मिल जाए। फिर 6ठी की किताब और 12वीं की किताब में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और क्या दे रखा है हम देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में 1500 नगर खोजे जा चुके हैं, उनका उत्खनन हो चुका है, उनसे उपलब्ध जानकारियों के माध्यम से वहां का इतिहास लिखा जा चुका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो, जो 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग में एक ऊंचे टीले पर किला बना हुआ था और पूर्वी भाग के अंदर रहने की बस्ती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हर नगर 2 भागों में बटा हुआ था। एक ही नगर है धोलावीरा जो 3 भागों में बटा हुआ था। तो मोहनजोदड़ो हो, चाहे कालीबंगा हो, चाहे लोथल हो, सिंधु घाटी सभ्यता का हर नगर 2 भागों में है और पश्चिम भाग में दुर्ग, पूर्व भाग में लोगों के रहने की बस्ती है। ये भी 12वीं की किताब में दे रखा है। प्रश्न बने कि नगर नियोजन के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए, तब ऐसी लाइन बनेगी कि पश्चिम के अंदर दुर्ग था, पूर्व के अंदर बस्ती थी। हर नगर के अंदर पश्चिम के अंदर दुर्ग लोग बनाते थे, हो सकता वहां राजा रहता हो सकता वहां खाद्यान्न इकट्ठा करते हो, और हो सकता वहां पर नगर की एक समिति बैठ करके नगर को चलाने का काम करती हो। हर नगर के पश्चिम में ऊंचे टीले पर किला बनता क्यों था वो तो विद्वानों को भी पता नहीं है। वो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग जानकारियों को प्राप्त कर अलग अलग अनुमान लगा करके दुर्ग के बारे में बात करते हैं। अच्छा, मोहनजोदड़ो से पश्चिमी भाग में जो दुर्ग मिला है वहां से हमको एक विशाल स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो से एक व्यक्ति के पत्थर की मूर्ति मिली है, और वो जो व्यक्ति है वो पुरोहित है। तो पुरोहित की मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। स्पेशल किताब के अंदर दे रखा है कि पुरोहित को कढ़ाईदार वस्त्र पहनाए गए हैं। कढ़ाईदार वस्त्र, उसके कोई डिजाइन है। तो पत्थर के पुरोहित की मूर्ति और स्नानागार, ये दोनों कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात के अंदर। इन दोनों नगरों से अग्निकुंड की जानकारी मिली है। फर्स्ट बार आरटेट का जब पेपर बना था तब यह प्रश्न बना था। सिंधु घाटी सभ्यता का पाकिस्तान में स्थित नगर चानूदड़ो और गुजरात में स्थित नगर लोथल, यहां से पत्थर को तोड़ करके, गोल करके, छेद करके मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। तो मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले हैं? चानूदड़ो और लोथल। एक और महत्वपूर्ण 12वीं की किताब में दे रखा है, एक नगर का नाम है बालाकोट और दूसरे नगर का नाम है नागेश्वर। बालाकोट और नागेश्वर नगर से हमको शंख उद्योग की जानकारी मिली है। मैं कह रहा हूं कि फाइनली प्रश्न आपको यहां से टकराएगा। इसमें से कोई एक लाइन ले ली और सभ्यता के कहां से मिला है, प्रश्न का निर्माण हो गया। हम बहुत बड़ी बड़ी किताब पढ़ करके जाएंगे, लेकिन ऊपर से 12वीं की किताब में इतनी सी जानकारियां दे रखी है और वहां से प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है? और इसके बाद भी 6ठी और 12वीं की किताब में कोई छूटता है तो उस पीडीएफ के अंदर बिल्कुल 1 लाइनर में आपको मिल जाएगा, क्योंकि उस 1 लाइनर में भी आपको टॉपिक वाइज लाइन मिलेगी कि सिंधु घाटी सभ्यता की लाइनें खत्म, अब वैदिक काल की लाइनें, अब भक्ति और सूफी की लाइनें। वैसे तो बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा आपको एग्जाम के इन चंद दिनों के पहले। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। आगे चलते हैं। ध्यान रखना सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से नगर से क्या क्या जानकारियां मिली है। अगली बात करते हैं। फिर किताब के अंदर जिक्र कर रखा है 6ठी और 12वीं की किताब में सिंधु घाटी सभ्यता के 1500 नगर में कुछ मेन नगरों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, और उसमें एक मेन नगर है अपने पास में, कौन सा? धोलावीरा। लोथल अगले वाली स्लाइड में आने वाला है। अच्छा, धोलावीरा की क्या क्या बातें 6ठी और 12वीं की किताब में दे रखी है, मेरे साथ मेरे नाम। तो सबसे पहली बात, धोलावीरा कच्छ में गुजरात में है, और 6ठी की किताब में दे रखा कोई जगह है खादिर बेत, उसके किनारे है। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। आगे चलते हैं। फिर ध्यान से देखना, 1967-68 के बीच एक इतिहासकार थे जगपति जोशी, इन्होंने धोलावीरा की खोज की है।
धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर जो कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। धोलावीरा में बस्ती थी, दुर्ग था, और दुर्ग के और बस्ती के बीच में एक और दुर्ग था। फिर धोलावीरा से हमको एक स्टेडियम मिला है, उस स्टेडियम के अंदर पत्थर पर लिखे हुए अभिलेख मिले हुए हैं, और उस पत्थर पर लिखे अभिलेख को लकड़ी की फ्रेम में जड़ा हुआ है। तो अभिलेख के साक्ष्य हमको कहां से मिले हैं? धोलावीरा से। उस अभिलेख के अंदर कितने चिन्ह हैं? तो सबसे बड़े अभिलेख के अंदर 26 चिन्ह है। तो ध्यान से देखना, धोलावीरा से हमको स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। इस स्टेडियम के अंदर पत्थर पर लगाए लिखे हुए थे अभिलेख। सबसे बड़े अभिलेख में कितने चिन्ह थे? तो 26 चिन्ह थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में कितने चिन्ह थे? अगर यूं पूछा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में 375 से लगा करके 400 चिन्ह थे, लेकिन एक अभिलेख के अंदर एक साथ कितने चिन्ह मिले? 26। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि सेंधव लिपि, सर्पिलाकार लिपि, बुस्टोफेदन लिपि, भावचित्रात्मक लिपि, इतिहासकार प्रयास कर करके थक गए, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। आगे चलते हैं। फिर धोलावीरा से हमको जलाशय की जानकारी मिलती है। अच्छा, जलाशय की जानकारी क्या? तो धोलावीरा के चारों तरफ 16 तालाब बनाए गए थे, कृत्रिम तालाब। पानी का एक सिस्टम सेट किया था कि एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में जाए, और 16 तालाब बनाए थे धोलावीरा के लोगों ने, यानी जलाशय बनाए थे, जल संरक्षण किया था, और जल का संरक्षित जल का पानी सिंचाई के काम में आता था। क्लियर है? तो धोलावीरा कहां पर है? कच्छ, गुजरात, खादीर बेद के किनारे, अर्थ होता सफेद कुआं। जगपति जोशी ने इसकी खोज की, 3 भागों में विभाजित है। यहाँ से स्टेडियम मिले, स्टेडियम से अभिलेख की जानकारी मिली है। जल संरक्षण करना है, लोग ये जानते थे। 16 तालाब यहाँ पर बनाए, तो जल संरक्षण या जलाशय की जानकारी हमको कहां से मिली है? धोलावीरा से। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभिलेख स्टेडियम के अंदर मिले हैं जिस पर 26 चिन्ह है। ये 6ठी की किताब और 12वीं की किताब दोनों में जिक्र है। स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं भी लोगे तो पीडीएफ के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला देखते हैं। धोलावीरा के बाद ये धोलावीरा का एक स्क्रीनशॉट है जो 6ठी की किताब के अंदर दे रखा है ना। धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। इसके हर हिस्से में चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई। अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। ये सब लाइनें आपको पीडीएफ में मिलेगी। फिर कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। फिर ये स्थान खादीर बेद के किनारे है। तो इसका जो भी निचोड़ है पीडीएफ के अलावा, इस क्लास के अलावा रह जाता है तो आपको पीडीएफ के अंदर मिलेगा। फिर 6ठी और 12वीं की किताब में लोथल के बारे में भी जानकारी हमको पढ़नी है। तो लोथल के बारे में क्या जानकारी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 1957 के आसपास लोथल की खोज एसएन राव ने की थी। लोथल को लघु हड़प्पा कहा जाता है या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जैसी विशेषता मिली है, वैसे सेम टू सेम विशेषता यहां मिलने के कारण इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। फिर बात करें कहां है लोथल, तो गुजरात के अंदर। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। फिर बात करें लोथल की, तो गुजरात के अंदर जो लोथल नामक केंद्र है वहां से हमको क्या क्या चीजें मिली है? तो पत्थर की जानकारी, शंख की जानकारी, धातुओं से वस्तुओं बनाने का केंद्र। तो पत्थर से मनके बनते थे, शंख से आभूषण बनते थे, धातुओं से वस्तुएं बनती थी। तो पत्थर, शंख और धातुओं से वस्तु बनाने का केंद्र कौन सा है? लोथल। अच्छा, पत्थर से क्या बनते थे? मनके। पिछली स्लाइड में बताया कि मनके, चानूदड़ो और लोथल 2 जगह से बनते थे। फिर यहां से अनाज रखने के भंडार गृह मिले हैं। अनाज रखने के भंडार गृह मिले हैं, और ये समुद्र के किनारे था। यह एक बंदरगाह था। यहां से एक गोदीवाड़ मिला है। अब महत्वपूर्ण बात है, गोदीवाड़ क्या है? तो मिस्र और मेसोपोटामिया, ये 2 सभ्यताओं से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है। तो मेसोपोटामिया से और मिस्र से जो जहाज आते थे वो लोथल में आकर के ठहरते थे। तो जहाजों को ठहराने के लिए समुद्र के किनारे किनारे एक बड़ी संरचना बना दी, एक दीवार बना दी कि जहाज आकर दीवार से टकराएगा और जहाज को बांध दिया जाएगा, और फिर जहाज से माल उतारा जाएगा, जहाज में माल भरा जाएगा। तो उस स्थान को कहते हैं बंदरगाह, उस स्थान को कहते हैं गोदीवाड़, उस स्थान को कहते हैं डाकयार्ड। तो ये एक बंदरगाह था, यहाँ से गोदीवाड़ या डाकयार्ड मिला है। ये डाकयार्ड या गोदीवाड़ जो बंदरगाह का अवशेष है वो वर्तमान में भी स्थित है। तो वापस आ जाओ, लोथल गुजरात के अंदर नदी भोगवा एसएन राव ने खोज की। इसको लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। पत्थर, शंख, धातु की वस्तु बनाने का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ से मनके बनाने की जानकारी मिली है, भंडारगृह मिला है, और ये बंदरगाह था। यहाँ से गोदीवाड़ मिला है।
छठी और 12वीं की किताब के अलावा लोथल में और खूब सारी जानकारियां हैं। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। लोथल एकमात्र ऐसा नगर था जिसमें दुर्ग और बस्ती दोनों को एक ही रक्षा प्राचीर से घेर दिया था। लोथल से मृदभांड मिले हैं, जिस पर विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र किताब लिखी है, उस पंचतंत्र किताब की पात्र उस किताब पात्रों बर्तन के अंदर चित्रित मिले हैं, जिसमें एक बिल्ली का पीछा कर रही है कुत्ता, ऐसे पद चिन्ह मिले हैं। लोथल से मिस्र की मम्मी का मॉडल मिला है। ये बहुत सारी जानकारियां हैं जो छठी और 12वीं की किताब के भी अन्यत्र हैं। वो अपन कभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी पूरी क्लास छठी और 12वीं पर आधारित है, इसलिए अपन इतना ही पढ़ेंगे जो छठी और 12वीं की किताब में दे रखा है। आशा कर रहा हूं कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं आपको गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि 27-28 को जो आपकी पात्रता परीक्षा होने वाली है, उसमें ये वीडियो और इसके बाद मिलने वाली पीडीएफ आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको आत्मविश्वास भी इस वीडियो के माध्यम से ज्यादा मिलेगा। आगे चलते हैं। अगला अगर हम देखें तो ये गोदीवाड़ कैसा था, तो इसकी एक इमेज मैं आपको दिखा देता हूं। समुद्र के किनारे ये ईंटों की एक संरचना बनाई गई थी। समुद्र के किनारे ईंटों की एक संरचना बनाई गई थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है। सपोज कि समुद्र है और यहां से उधर साइड लोथल नगर है, तो जहाज आकर के यहां पर टकराते थे। वर्तमान में तो 3,500-4 हजार साल हो चुके हैं, तो जहां समुद्र था वहां वर्तमान की स्थिति अलग हो चुकी है। तो ये गोदीवाड़ के अवशेष आज से 3,500-4 हजार साल पहले लोथल में बने हुए हैं। इसी को गोदीवाड़ कहते हैं, इसी को डाकयार्ड कहते हैं, और इसी के माध्यम से लोथल में बंदरगाह का काम होता था। मिस्र मेसोपोटामिया का सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। कंप्लीट है। अगली बात देखते हैं। ये जो आपको मैंने पिछली बार बताया था पिछली स्लाइड में कि मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला था। स्नानागार दुर्ग में ऐसा है। स्नानागार मतलब एक तरह से स्विमिंग पूल है। उत्तर से और दक्षिण से उतरने की सीढ़ियां है। इसमें पानी भरा जाता था और चारों तरफ चबूतरे हैं। तो पूरे नगर के लोग जब दुर्ग के अंदर इकट्ठे होते होंगे धार्मिक कार्यों के लिए, तो धार्मिक कार्यों में बैठने से पहले ये स्नानागार का उपयोग करते होंगे, इसलिए सामूहिक रूप से उपयोग आता होगा, इसलिए इतना बड़ा स्नानागार है। ये अभियांत्रिकी का, इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसमें पानी का कहीं पर भी रिसाव होता नहीं है। पूर्णतः ईंटों से बनाया गया एक तरह का स्विमिंग पूल है, जिसको हम हिस्ट्री लैंग्वेज में कहेंगे स्नानागार है। और मैंने कहा था कि वहां से एक पत्थर सी की पुरोहित की मूर्ति मिली है। तो ये पत्थर की पुरोहित की मूर्ति है। अच्छा, इसको कैसे कह सकते हैं कि पुरोहित है? इसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ, चेहरे पर गंभीरता ज्यादा है। ये आदमी नॉलेजेबल होगा, बौद्धिक व्यक्ति होगा, इसलिए ये पुरोहित हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया। इस पर जो कपड़े पहने दिखाए गए हैं ये कढ़ाईदार वस्त्र है, ऐसा कहा जाता है। ये छठी और 12वीं की किताब में दोनों के बारे में जानकारी दे रखी है। अगली बात देखते हैं। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आयातित वस्तुएं कौन कौन सी थी? आयातित वस्तुएं मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में 1500 नगर थे। उस नगर में रहने वाले लोग सामान, चीजें जो वहां पर उपलब्ध नहीं थी, वो कहां से मंगाते थे। तो ये भी छठी और 12वीं की किताब के अंदर दे रखा है। बहुत प्राथमिकता से इस बॉक्स को देखना। ज्यादा समझने वाली बात नहीं, इसलिए फटाफट बता देता हूं कि तांबा वो खेतड़ी से मंगाते थे और ओमान से मंगाते थे। ओमान अफगानिस्तान और ईरान के आसपास की जगह है। टीन ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। सोना दक्षिणी भारत के कर्नाटक से मंगाते थे। और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से मंगाते थे, ईरान से मंगाते थे और अफगानिस्तान से मंगाते थे। और 12वीं की किताब में स्पेशल दे रखा है कि जो बहुमूल्य पत्थर है उसमें नील रत्न भी था, नीला पत्थर भी था। और अफगानिस्तान की कौन सी जगह से मंगाया जाता था? तो अफगानिस्तान की जगह का नाम है शारतुगोई। शारतुगोई सिंधु घाटी सभ्यता का नगर जो अफगानिस्तान में, उसका नाम है शारतुगोई। यहां से बहुमूल्य पत्थर तो मंगाए जाते थे। उस सभ्यता के नगर से हमको नहरों की जानकारी मिली है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात हो जाती है, शारतुगोई से हमको किसकी जानकारी मिली है? नहरों की जानकारी। ठीक है, वीडियो से तो एक बार माइंड सेट हो जाएगा, पर यह स्थायी तभी हो पाएगा जब इसके बाद जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, अगली बात देखते हैं। अगली पीडीएफ है सिंधु घाटी सभ्यता की मोस्ट बातें अपनी खत्म हो गई। वापस देखो, सभ्यता की खोज 1921, पहला खोजा गया नगर हड़प्पा, दूसरा खोजा गया नगर मोहनजोदड़ो। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष मार्शल, पहले अध्यक्ष थे कन्निंगम, आजादी के समय अध्यक्ष थे व्हीलर। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। पश्चिम के अंदर दुर्ग, पूर्व में बस्ती। कौन सा नगर 3 भागों में बटा? धोलावीरा। पश्चिम में दुर्ग, पूर्व में बस्ती और बीच में एक और दुर्ग। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर
प्रमुख प्रमुख पुस्तकें कौन सी थी? तो प्रमुख प्रमुख पुस्तकें बताने के लिए अपने पास में व्यक्ति थे 4, एस.एन. राव, अर्नेस्ट मेके, जॉन मार्शल और जी.एफ. डेल्स। इनकी पुस्तकें इनके सामने लिखी, आपको प्राथमिकता से याद करनी है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चान्होदोड़ो, लोथल और बालाकोट और नागेश्वर से क्या चीजें मिली है, ये प्राथमिकता से याद रखना है। धोलावीरा नगर के बारे में जो बातें हमने देखी थी वो प्राथमिकता से याद रखनी है। लोथल के बारे में जो बातें करी थी वो प्राथमिकता से याद रखनी है। और सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी चीजें कहां से मंगाई जाती थी, बस इतना सा आप देख करके चले जाओगे तो फाइनली प्रश्न बनने के चांस हमारे यहां से मिलेंगे। कंप्लीट है। अगला देखते हैं, वैदिक काल। अच्छा, 6ठी और 12वीं की किताब में वैदिक काल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं दे रखी है, पर जितनी जानकारियां दे रखी है उसको हम देख लेते हैं। तो वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के 250 सालों के बाद स्टार्ट हुआ। वैदिक काल आर्यों से संबंधित था। वैदिक काल में आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों ने घुमक्कड़ जीवन पहले जिया, फिर स्थायी जीवन जिया। घुमक्कड़ जीवन जब जिया तब आर्य पाकिस्तान वाले बेल्ट में रहे, और पाकिस्तान वाले बेल्ट में रहने के कारण आर्यों का पहला काल कहलाया ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल? ऋग्वैदिक काल। 500 सालों के बाद में आर्यों का जो जीवन स्टार्ट हुआ वह स्थायी जीवन स्टार्ट हुआ। इसमें वो उत्तर के विशाल मैदान तक आ गए, तो बाद वाला जीवन क्या कहलाया? उत्तर वैदिक काल। वैदिक कालीन साहित्य अगर देखा जाए तो वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ, ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले, और वैदिक काल चलता रहा ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले तक। और 600 सालों ईसा मसीह के जन्म के 600 ईसा पूर्व वैदिक काल जब खत्म हो जाता है तो महाजनपद काल स्टार्ट होता है, वो अपन अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे। अब ध्यान से देखना, माना कि यह भारत है और इस भारत में स्टार्टिंग में वैदिक काल के लोग यहां पर रहे तो वो ऋग्वैदिक काल, बाद में वैदिक काल के लोग यहां तक आ गए तो वो उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने एक ही साहित्य की रचना की, उस साहित्य का नाम है ऋग्वेद। और उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने 3 अन्य वेद लिखे। 3 अन्य वेद कौन से? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने वेदों को सरल करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ नामक पुस्तकें लिखी, और जंगलों के अंदर जाकर के आत्मा परमात्मा के दर्शन को सुलझाने के लिए उन्होंने जो किताब लिखी वो आरण्य ग्रंथ। और वैदिक काल में आर्यों ने लास्ट में जो किताबें लिखी वो उपनिषद है। उपनिषद के बाद में वैदिक काल समाप्त हो जाता है, इसलिए उपनिषद को कहा जाता है वेदांत। यहां से वैदिक कालीन साहित्य का होता है अंत। अच्छा, वैदिक काल में कितना साहित्य लिखा गया? तो वैदिक काल में एक तो लिखे गए 4 वेद। 4 वेद में पहला एक वेद कब लिखा गया? ऋग्वैदिक काल में। बाकी 3 वेद कब लिखे गए? उत्तर वैदिक काल में। 4 वेदों के बाद में क्या लिखा गया? तो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में क्या लिखा गया? आरण्य ग्रंथ लिखे गए। आरण्य ग्रंथ के बाद में क्या लिखे गए? उपनिषद लिखे गए। अब अपने प्रश्न कहां से बन सकता है? मोटी मोटी वहीं पर अपन को बातों पर फोकस करना है। तो अपना प्रश्न बन सकता है ऋग्वेद, 4 वेदों में सबसे प्रमुख वेद। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा अगर कोई मंत्र है तो इंद्र के लिए, इंद्र के बाद अगर कोई मंत्र है तो अग्नि के लिए, अग्नि के बाद कोई मंत्र है तो वरुण के लिए। बस 6ठी की किताब में इतना सा दे रखा है। ऋग्वेद को सरल करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद को सरल करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, और इसके बाद में आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ लिखे गए। तो अपना एक तो प्रश्न बन सकता है ऋग्वेद से, और दूसरा प्रश्न बन सकता है उपनिषद से। अपन अगली स्लाइड में उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखना है ना, हर एक चीज को समझना। फिर एक स्लाइड है, अब सिंपल देख लेना, ये किताब के अंदर तो नहीं है पर आपका प्रश्न बन सकता है, मुझे महत्वपूर्ण लगा इसलिए मैंने इसको यहां पर डाल दिया। हर वेद को सरल करने के लिए 5 बुक लिखी गई। 5 बुक मतलब ब्राह्मण ग्रंथ। और जिस वेद की जानकारी कोई ब्राह्मण रखता है तो उस पुरोहित को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद को सरल करने के लिए ऐतरेय और कौशिक के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, और ऋग्वेद को जानने वाले पुरोहित को कहा जाता था होता है। यजुर्वेद को सरल करने के लिए शतपुर और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, और यजुर्वेद को जानने वाले पुरोहित को कहा जाता था अर्धव्यू। सामवेद को सरल करने के लिए पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, और सामवेद का वाचन करने वाले पुरोहित को कहा जाता था उद्गाता। अथर्ववेद को सरल करने के लिए गोपद ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, और अथर्ववेद को जानने वाले पुरोहित को कहते हैं ब्रह्मा। बहुत प्राथमिकता से देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों को सरल करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, और वेदों की जानकारी रखने वाले पुरोहितों को किस नाम से जानते हैं? एक ही स्लाइड के अंदर सब कवर हो गया। क्लियर है? ध्यान से देखना। फिर आगे हम बात करें तो स्लाइड आ जाती है उपनिषद की। उप का मतलब पास, निषद का मतलब बैठना। गुरु के पास में बैठ करके शिक्षा अर्जन करना क्या कहलाता है? उपनिषद। अच्छा, उपनिषद जो है वो हिंदू धर्म के सबसे बेहतरीन साहित्य हैं।
उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। कितने हैं? 108। कौन सी भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में। 108 में से मुख्य उपनिषद कितने हैं? तो मुख्य उपनिषद 12 हैं। ईश, केन, कट, मुंडक, मांडुक्य, छंदोग्य, जबाली, ऐसे करके 12 उपनिषद है। अच्छा, 12 उपनिषद में कौन कौन से उपनिषद से क्या क्या खास खास जानकारी मिल सकती है? तो एक महत्वपूर्ण उपनिषद है, उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। और बृहदारण्यक उपनिषद से हमको जानकारी मिलती है कि राजा जनक के दरबार में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद हुआ था। तो गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद की जानकारी 108 उपनिषद में से कौन से उपनिषद से मिलती है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से प्राथमिकता से याद रखना है। फिर मुंडको उपनिषद आ जाता है, और मुंडको उपनिषद से हमको एक शब्द मिलता है जिसको वर्तमान में हम बहुत यूज करते हैं। शब्द का नाम है सत्यमेव जयते। क्या नाम है शब्द? सत्यमेव जयते। ये अशोक ने अपने शिलालेख में भी लिखवाया और वर्तमान में भारत का आदर्श वाक्य भी है। फिर एक उपनिषद आ जाएगा छंदोग्य उपनिषद। तो छंदोग्य उपनिषद के अंदर श्वेत केतु और आरुणिका का संवाद है। ये छठी की किताब में दे रखा है। श्वेत केतु और आरुणिका संवाद कौन से उपनिषद में है? छंदोग्य उपनिषद में। फिर एक उपनिषद आ जाएगा जिसका नाम है जबालो उपनिषद, और जबालो उपनिषद में हमको सबसे पहले 4 आश्रम की जानकारी मिलेगी, और चारों आश्रम के बारे में बात की गई है छठी की किताब में। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। क्लियर है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद, मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द, छंदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु और आरुणिकी का संवाद, और जबाल उपनिषद में 4 आश्रमों की जानकारी मिलती है। ये जो मेन उपनिषद थे उसके बारे में अपन ने बात कर ली। फिर एक और उपनिषद है कठोपनिषद। कठोपनिषद, और कठोपनिषद में यमराज और एक व्यक्ति है नचिकेता। यमराज और नचिकेता के बीच में संवाद होता है। अच्छा, ये संवाद यहाँ पर, संवाद यहाँ पर, संवाद यहाँ पर। तो गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद में, श्वेत केतु आरुणिकी के संवाद में, यह नचिकेता संवाद में दार्शनिकता की बातें निकलती है, दर्शन की बातें निकलती है। कंप्लीट है? आगे चलते हैं, अगली चीज को देखते हैं, अगले स्लाइड को देखते हैं। मेरे साथ मेरे नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, छठी की किताब में दे रखा है और फाइनली प्रश्न बनने के चांस है। उपनिषद को पढ़ने के बाद आगे आने वाली पीढ़ी ने कठिन तपस्या के माध्यम से आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, प्रकृति, ईश्वर को जानने की कोशिश की, और जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उन्होंने अपना दर्शन प्रतिपादित किया। ऐसे भारत के अंदर कितने दर्शन स्टार्ट हुए? 6 दर्शन, 6 दर्शन। अच्छा, भारत के अंदर जो 6 दर्शन स्टार्ट हुए वो 6 दर्शन है कौन कौन से? तो वैशेषिक दर्शन। अब प्रश्न बनता है और फाइनली बनेगा कि दर्शन और उसके प्रतिपादक आचार्यों को सुमेलित कीजिए। तो वैशेषिक दर्शन देने वाले ऋषि का नाम था उलूक कणाद। इन्होंने कई सालों तक कठिन तपस्या करके एक दर्शन दिया जिसका नाम क्या है? वैशेषिक दर्शन। अच्छा, न्याय दर्शन को देने वाले कौन है? तो न्याय दर्शन को देने वाले हैं महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी, और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी, और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है बादरायण, और इसी बादरायण का दूसरा नाम है वेदव्यास, जिन्होंने किताब लिखी है कौन सी? महाभारत। कंप्लीट है? अगली बार देखते हैं। तो भारत के 6 दर्शन और 6 दर्शन के प्रवर्तक आपको प्राथमिकता से याद रखने ही हैं। अगली स्लाइड को देखते हैं, और अगली स्लाइड अपने पास में वो है महाजनपद काल। वैदिक काल जब खत्म हो जाता है तो भारत के इतिहास में स्टार्ट होता है महाजनपद काल। ठीक है, ध्यान से देखना। वैदिक काल का कल्चर जब खत्म हो जाएगा, ग्रामीण संस्कृति जब खत्म हो जाएगी, तो महाजनपद काल स्टार्ट होगा। अच्छा, किसको कहते हैं महाजनपद? तो जनपद कबीले का कोई मुखिया होगा, वो दूसरे जनपद कबीले के मुखिया पर आक्रमण कर उस जनपद को अपने जनपद में मिलाकर अपने जनपद का विस्तार कर देगा, तो वो कहलाएगा महाजनपद। महाजनपद की संख्या 16 है। 16 महाजनपदों की जानकारी हमको 2 किताबों से मिलती है। एक भगवती सूत्र करके किताब है जो जैन धर्म पर है, और एक अंगुत्तर निकाय करके पुस्तक है जो बौद्ध धर्म की है।
तो जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय की पुस्तकों में हमको पता चलता है कि 600 ईसा पूर्व से लगाकर 300 ईसा पूर्व के बीच भारत के उत्तरी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में 16 राजाओं ने अलग अलग राजधानियां बनाकर 16 महाजनपदों को स्थापित किया था। अच्छा, महाजनपद काल वैदिक काल से कैसे अंतर है? तो वैदिक काल के अंदर संस्कृत भाषा बोली जाती थी, महाजनपद काल के अंदर पाली और प्राकृत भाषा बोली जाती है। वैदिक काल ग्रामीण संस्कृति थी, तो महाजनपद काल नगरीकरण का काल है। वैदिक काल के अंदर चित्रित धूसर मृदभांड बनते थे, तो महाजनपद काल के अंदर काली पॉलिश वाले मृदभांड बनते थे। काली पॉलिश वाले मृदभांड बनते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे का उपयोग हो गया था, यहां पर लोहे का अत्यधिक उपयोग हुआ। तो वैदिक काल से महाजनपद काल अलग कैसे हुआ? तो वैदिक काल में संस्कृत भाषा, यहां पर पाली प्राकृत। वैदिक काल ग्रामीण, यह नगरीकरण। वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड, यहां पर काली पॉलिश वाले मृदभांड। और वैदिक काल में लोहे का सीमित प्रयोग और महाजनपद काल में लोहे का अत्यधिक प्रयोग। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो कहा गया है, किताबों में कहा गया कि भारत में 16 महाजनपद थे, कौन कौन कैसे? तो 4-4 के ग्रुप में याद करो। काशी, कौशल, अंग, मगध, कुरु, पांचाल, मल्ल, चेदी, वज्जी, वत्स, मत्स्य, सुरसेन, अवंती, अश्मक, गांधार, कंबोज। छठी की किताब में 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद को बहुत विस्तृत करके पढ़ना है। एक का नाम है मगध और दूसरे का नाम है वज्जी। तो मगध और वज्जी दोनों महाजनपदों को हमको पढ़ना है, और उतना ही पढ़ना जितना छठी और 12वीं की किताब में दे रखा है। ठीक है, मेरे साथ में रहना। अच्छा, भारत के अंदर 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद कहां कहां पर फैले हुए थे? तो ध्यान से देखो, आपको दिख तो नहीं रहा होगा, पर मैं बोल रहा हूं उसके साथ में कि पहचानने की कोशिश करना। ये गांधार महाजनपद है, ये दिल्ली के आसपास कुरु महाजनपद है, राजस्थान के आसपास मत्स्य है, एमपी में अवंती है, यूपी में सुरसेन है, एमपी में चेदी है, एकमात्र महाजनपद जो विंध्याचल के नीचे था अश्मक है, यूपी में वत्स है, बिहार में मगध है, बिहार में अंग है, नेपाल के आसपास वज्जी है, नेपाल के आसपास मल्ल है, यूपी में काशी है, यूपी नेपाल की सीमा पर कौशल है, और यूपी में पांचाल है। तो 2 महाजनपद भारत से बाहर थे, एक का नाम था कंबोज, एक का नाम था गांधार। एक महाजनपद दक्षिणी भारत में था जिसका नाम था अश्मक। पिछली बार प्रश्न बना था महाजनपदों की राजधानी से, इस बार प्रश्न बनेगा महाजनपदों की राजधानी से, और साथ ही साथ मगध महाजनपद और मज्जी महाजनपद के बारे में कुछ खास बातों से। तो बहुत प्राथमिकता से देखना कि हर महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास में आया कौन सा? काशी। तो काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। इसी वाराणसी का दूसरा नाम है बनारस। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, जहां पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अंग की राजधानी थी चंपा। मगध की राजधानी थी पहले राजगृह, और फिर उदयन ने मगध की राजधानी बना दी पाटलिपुत्र। तो बिंबिसार के समय और अजातशत्रु के समय जो मगध के राजा थे हर्यक वंश के, उनकी राजधानी थी राजक्रम, और बाद में हर्यक वंश के तीसरे राजा ने राजधानी बना दी पाटलिपुत्र। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। पांचाल की 2 राजधानियां थी, एक अहिछत्र और एक कांपिल्य। मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा, और इसी कुशीनारा का दूसरा नाम है पावा। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। शक्तिमती। तो ध्यान से देखो, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, अंग की चंपा, मगध की राजगृह पाटलिपुत्र, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र, मल्ल की कुशीनारा और चेदी की शक्तिमती। ये हो गई राजधानियां। अगला देखना, ये तो हो गए 8 महाजनपद। आगे और 8 महाजनपद, उनकी राजधानियां कौन सी है? तो वज्जी की राजधानी थी वैशाली। वत्स की राजधानी थी कौशांबी। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। और हम तो राजस्थान के स्टूडेंट हैं, तो बार बार मत्स्य महाजनपद को पढ़ते हैं बैराट सभ्यता के अंदर। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। अवंती की एक और राजधानी थी जिसका नाम था महिष्मती। अश्मक की राजधानी थी पोटली, एकमात्र महाजनपद जो साउथ भारत में था। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, जो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। और कंबोज की राजधानी थी हाटक, और इसी हाटक का दूसरा नाम है राजपुर। ठीक है, तो
तो दो महाजनपद जो भारत से बाहर हैं, कंबोज कंबल के लिए और घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, गांधार शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। विंध्याचल के नीचे दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र में एक महाजनपद था अशमक। इन 3 को निकाल दें तो बाकी 13 महाजनपद राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी और बिहार में थे। बिहार के आगे महाजनपद का विस्तार नहीं था। आगे देखते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार भारत में महाजनपद कितने थे? 16। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद अगर कोई है तो वो है मगध महाजनपद। हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। हर एक टॉपिक से एक प्रश्न आपको रेट की पात्रता में देखने को मिलेगा। यहां से कंसेप्ट क्लियर करो, ऊपर ऊपर के पीडीएफ पढ़ो, काम हो जाएगा। क्लियर है? आ जाओ, मेरे साथ में रहना। थोड़ा सा स्पीड भी चल रहे हैं क्योंकि चलना भी जरूरी है। क्लास का महत्व ही ऐसा है कि बहुत कम समय में हमको बहुत ज्यादा कवर कर लेना, तो इस हिसाब से थोड़ा सा स्पीड तो हमको स्वाभाविक सा चलना ही है। फिर मगध महाजनपद की बात करें तो इलाका यहाँ के आसपास है। अब 6ठी और 12वीं की किताब में बार बार हाईलाइट करके दे रखा है कि 16 महाजनपदों में मगध शक्तिशाली क्यों था। तो पहले ये देखते हैं। मगध के अंदर पहले एक वंश आता हर्यक वंश, मगध के अंदर दूसरा वंश आता जिसका नाम है शिशुनाग वंश, मगध के अंदर तीसरा वंश आता जिसका नाम है नंद वंश। तो महाजनपद काल जब 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के तक चलता है तो मगध में 300 सालों तक कितने राजवंश बदल जाते हैं? 3 राजवंश। पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश। अच्छा, हर्यक वंश का पहला राजा कौन है? अजातशत्रु। हर्यक वंश का दूसरा राजा कौन है? हर्यक वंश का पहला राजा कौन है? तो बिंबिसार। हर्यक वंश का दूसरा राजा कौन है? तो अजातशत्रु। हर्यक वंश का तीसरा राजा कौन है? तो उदयन। आपको यह भी प्राथमिकता से याद रखना है कि बिंबिसार और अजातशत्रु के समय ये जब हर्यक वंश के राजा थे तब मगध की राजधानी राजगृह थी, लेकिन हर्यक वंश का तीसरा राजा जब उदयन बनता है तब राजधानी राजगृह से हटा करके ले जाता है कहां पर? पाटलिपुत्र। अब ध्यान से देखना, शिशुनाग और कालाशोक ये शिशुनाग वंश के राजा थे। नंद वंश का एक राजा था गणानंद, महापदम नंद, और दूसरा राजा था गणानंद। और इसी गणानंद को मार करके चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का राजा बनवाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध की गद्दी पर बैठेगा तो महाजनपदी व्यवस्था को खत्म कर देगा और एक भारत, एक राजा, एक राजधानी सिस्टम मौर्य काल से चालू होगा। हर्यक, शिशुनाग, नंद और इसके बाद मगध में जो मौर्य वंश का शासन होता है वो मगध का इतना विस्तार कर देता है कि पूरा भारत, इवन की पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक का इलाका मौर्य राजाओं के पास में था। अब प्रश्न बनता है कि मगध के ताकतवर होने का कारण क्या था? तो पहला कारण है मगध गंगा व सोन नदियों के किनारे था। उत्तर का विशाल मैदान, गंगा और सोन नदियों का पानी, जमीन उपजाऊ, उत्पादन ज्यादा, जनता सुखी, राजा को टैक्स मिलता ज्यादा। मगध के अंदर लोहे की खानें थी। लोहे की खानों की वजह से राजा को मिलेगा हथियार बनाने के लिए और कृषि उपकरण बनाने के लिए बेहतरीन क्वालिटी का लोहा। तो मगध दूसरे महाजनपदों से हो जाएगा आगे। तीसरा, मगध के अंदर वैदिक कालीन कर्मकांडीय संस्कृति का प्रभाव नहीं हुआ, तो मगध के लोग विचारों से थे ब्रॉड, तो मगध के लोगों ने आधुनिक सोच के साथ में आगे बढ़े। चौथा, मगध में थे जंगल, जंगल में मिलते थे हाथी और हाथियों से मगध की सेना हो गई शक्तिशाली। चौथा, मगध के अंदर हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश के राजा जब हुए, सभी राजा बाकी महाजनपदों के राजा से महत्वाकांक्षी थे। तो इन राजाओं ने बाकी के महाजनपदों पर आक्रमण करके उन महाजनपदों को अपने अंदर मिलाया। जैसे बिंबिसार ने पड़ोस में अंग महाजनपद पर आक्रमण करके अपने अंदर मिला दिया। अजातशत्रु ने वज्जी महाजनपद को आक्रमण करके अपने अंदर मिला दिया। तो मगध महाजनपद के राजाओं का महत्वाकांक्षी होना, बोर्ड पर नहीं लिखा है लेकिन वापस दोहरा रहा हूं। लोहे की खानों की उपलब्धता, गंगा और सोन नदियों के पानी के साथ में समतल जमीन, जंगलों के अंदर हाथियों की उपलब्धता, राजाओं का महत्वाकांक्षी होना और वैदिक कालीन कर्मकांडीय संस्कृति का प्रभाव नहीं होने से लोगों की आधुनिक सोच होना मगध के अन्य महाजनपदों से अधिक शक्तिशाली होने के प्रमुख कारण है। क्लियर है? अब अगली स्लाइड के अंदर हमको देखने को मिलेगा कि भाई वज्जी का क्या मैटर है। तो वैसे देखा जाए तो ये वज्जी महाजनपद जो है, इसमें एक प्रश्न ऐसा बन सकता है,
16 महाजनपदों में राष्ट्रतंत्र चलता था, मतलब राजा का शासन। लेकिन कुछ ऐसे महाजनपद थे जहां पर राजाओं का शासन नहीं चलता था। उसमें एक था वज्जी। वज्जी में गण या संघ का शासन चलता था। अरे सर, हमको तो गण और संघ का भी अर्थ नहीं पता है। तो गण किसको कहते हैं? तो वज्जी की जनता कुछ जनप्रतिनिधियों को चुन लेती थी और वो जनप्रतिनिधि बैठ करके वज्जी को चलाते थे। वो जनप्रतिनिधि कहलाते थे गण। वो गण बनाते थे अपना संघ, और संघ अलग अलग कामों को बांट करके अपने महाजनपद को चलाते थे। तो वज्जी में राजतंत्र नहीं था, वज्जी में गणतंत्र था, संघ था। वज्जी बहुत पावरफुल था। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। अब ध्यान से देखो, महाजनपद काल के समय बौद्ध और जैन धर्म था। तो गौतम बुद्ध उस समय ज्ञान प्राप्त करने के बाद जगह जगह उपदेश दे रहे थे, बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। और उस समय मगध महाजनपद के राजा का नाम था अजातशत्रु। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 6वीं और 12वीं दोनों की किताब में दे रखा है। अजातशत्रु ने कई बार वज्जी को जीतने की कोशिश की। ये वज्जी है, पर वज्जी में गणतंत्र में, गणों के अंदर, संघ के अंदर इतनी एकता थी कि वो जब भी अजातशत्रु आक्रमण करने जाता था, अजातशत्रु को असफल कर देते। अजातशत्रु गए गौतम बुद्ध के पास में कि साहब, मेरे पिताजी ने अंग को जीत करके अपने अंदर मिला दिया, पिताजी बिंबिसार अंग को मगध में मिला दिया, मैं वज्जी को जीतना चाहता हूं, असफल हो रहा हूं। तो गौतम बुद्ध ने कहा, गौतम बुद्ध का जन्म भी वज्जी महाजनपद के अंदर एक लुम्बिनी गांव में हुआ था, शाक्य कुल के अंदर। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि वज्जी में गणों के अंदर एकता अधिक है, अगर गणों के अंदर अगर तुम फुट डाल दो तो वज्जी को जीत सकते हो। तो अजातशत्रु ने अपने एक मंत्री को चुना और मंत्री का नाम था वत्सकार, और वत्सकार को भेजा वज्जी। और वत्सकार 6 महीने, साल भर, 2 साल तक रह करके वज्जी में गणों के अंदर, सदस्यों के अंदर आपस में फुट डाल देता है। फिर अजातशत्रु रथ मुसल और महाशिला कंटक, बड़े पत्थर फेंकने वाली मशीन, और एक रथ मुसल जिसमें रथ सेना को मसल देता है, ऐसे 2 नवीन हथियारों का प्रयोग करके वज्जी पर आक्रमण करता है और वज्जी को जीत लेता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वज्जी में गणतंत्र था, राजधानी वैशाली थी, वज्जी को जीता अजातशत्रु ने, संयोग किया गौतम बुद्ध ने, और अजातशत्रु ने वज्जी के गण में, संघ में फुट डालने के लिए भेजा अपने मंत्री को। मंत्री का नाम था वत्सकार। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी तरह से समझना, मगध और वज्जी 2 ही महाजनपदों का जिक्र 6ठी एनसीईआरटी, 12वीं एनसीईआरटी में किया गया। आगे चलें, अगला देखना। बारहवीं की किताब में दे रखा है गौतम बुद्ध, 4 स्थान याद रखो केवल। जन्म कहां पर हुआ? लुम्बिनी गांव में। कहां पर है लुम्बिनी गांव? नेपाल में। गौतम बुद्ध ने 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी एक जगह पर, जिस जगह का नाम है बोध गया, पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया में। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश किसको दिया? तो प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया। कहां पर दिया? तो सारनाथ में दिया। और गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ? तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में। और इसी कुशीनगर का दूसरा नाम कुशीनारा है, और कुशीनारा को पावा भी कहते हैं। तो जन्म हुआ लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया में, प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, और निर्वाण की प्राप्ति हुई कुशीनगर में। गौतम बुद्ध से रिलेटेड 4 स्पॉट 12वीं की किताब में दे रखे हैं। अब यहां से जो प्रश्न बनेगा इसके बाद वाली स्लाइड में, वो आपको फाइनली आना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बौद्ध संघ में शामिल किया, और गौतम बुद्ध के संघ में आने वाली पहली महिला उनकी खुद की मौसी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो गौतम बुद्ध ने भिक्षु संघ तो बनाया, भिक्षुणी संघ बनाना नहीं चाहते थे, तो भिक्षुणी संघ उन्होंने बनाया अपने शिष्य आनंद के कहने पर, और पहली भिक्षुणी बनने वाली महिला गौतमी थी। फिर 483 ईसा पूर्व जब गौतम बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो गौतम बुद्ध के अनुयायी एक जगह पर इकट्ठे हुए और पहला सम्मेलन किया। बौद्ध धर्म में 4 सम्मेलन हुए हैं, पहला सम्मेलन, दूसरा सम्मेलन, तीसरा सम्मेलन और चौथा सम्मेलन। तो जब पहला सम्मेलन हुआ
राजगृह के अंदर। उस समय राजा थे अजातशत्रु। तो गौतम बुद्ध ने जो जो बातें कही थी उनको लिखने की कोशिश उनके शिष्यों ने की कि गौतम बुद्ध मर गए हैं, महापरिनिर्वाण हो गया है, तो गौतम बुद्ध ने क्या क्या कहां पर क्या क्या उपदेश दिए थे सब याद करके फटाफट लिख लेते हैं, तब जाकर के हमारा बौद्ध धर्म आगे बढ़ पाएगा। तो 3 पेटियां रखी गई अलग अलग समय में ना। पहले सम्मेलन में 2 पेटियां रखी गई, फिर 1 पेटी तीसरे सम्मेलन में रखी गई थी। तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक लिखे गए। पिटक का मतलब होता है टोकरी, 3 टोकरियां, 3 पिटक लिखे गए। पहले पिटक का नाम है सुत्त पिटक, दूसरे का नाम है विनय पिटक, तीसरे का नाम है अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के सामान्य उपदेश हैं। पर सुत्त पिटक के बहुत सारे अलग अलग भाग हैं। राहुलोवा सुत्त पिटक का भाग है, खुद्दक निकाय सुत्त पिटक का भाग है, महापरिनिर्वाण सुत्त पिटक का भाग है, जातक ग्रंथ सुत्त पिटक का भाग है। तो सुत्त पिटक के खूब सारे भाग हैं, लेकिन गौतम बुद्ध के सामान्य उपदेश सुत्त पिटक में लिखे गए। भिक्षु और भिक्षुणियां अगर कोई व्यक्ति बनना चाहता है गृहस्थ जीवन छोड़ करके, सांसारिकता को छोड़ करके, तो जब संघ में आएगा, विहार में आएगा, बौद्ध धर्म में आएगा, तो उसको कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा ये लिखा गया है दूसरे पिटक में, जिसका नाम है विनय पिटक। और गौतम बुद्ध की आत्मा परमात्मा वाले बड़े बड़े दार्शनिक विचार जिस पिटक के अंदर लिखे गए उस पिटक का नाम है अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक उपदेश, विनय पिटक नियम और अभिधम्म पिटक दार्शनिक बातें। कितने पिटक लिखे गए? 3 पिटक। अब कितना महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहां से देखना, और पिछली बार कितना खतरनाक लेवल का प्रश्न बना था वो भी ध्यान से देखना। जातक ग्रंथ जो है उसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। तो गौतम बुद्ध को पहले जन्म में गौतम बुद्ध ने कौन कौन से जन्म लिए थे ये जातक कथाओं में लिखा हुआ है। उसी जातक कथाओं में एक जातक है मातंग जातक। इस मातंग जातक में बोधिसत्व, गौतम बुद्ध को पूर्व जन्म में बोधिसत्व कहा गया है। तो इस मातंग जातक पुस्तक में बोधिसत्व को यानी पूर्व जन्म के बुद्ध को एक चांडाल के रूप में दिखाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इसी लाइन को लेकर प्रश्न का निर्माण हो कि कौन से जातक पुस्तक में गौतम बुद्ध को पूर्व जन्म के बुद्ध को बोधिसत्व को एक चांडाल के रूप में, एक शूद्र के रूप में, एक निम्न जाति के व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। तो जातक किताब का नाम क्या है? मातंग जातक। मोस्ट इंपोर्टेंट है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, शाक्य गणराज्य के अंदर हुआ था। ठीक है, आगे चलो मेरे साथ मेरे नाम। फिर सुत्त पिटक का एक भाग है। यह प्रश्न पिछले रीट के अंदर बना था, मेरे को लग रहा है कि मोस्ट ऑफ बच्चे अगर रीट 12वीं की किताब पढ़ करके नहीं गए थे, इन प्रश्नों को गलत करके आए थे। मंजिम निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया, और इसमें लिखा गया है कि राजा अवंती और बुद्ध के अनुयायी कंचन के बीच संवाद है। यह पिछली बार बना था। तो बुद्ध का एक शिष्य था कंचन और महाजनपद का एक राजा था अवंती। तो कंचन तो हो गया भिक्षु और अवंती हो गया राजा। राजा और भिक्षु के बीच में जो संवाद हुआ है वो संवाद हमको मंजिम निकाय पुस्तक में इस संवाद के बारे में जानकारी मिलती है। और मंजिम निकाय जो पुस्तक है वो पाली भाषा में लिखी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी सुत्त पिटक का भाग है। अगला देखो, ये 12वीं की किताब है ना, ये 12वीं की किताब है। अगला देखना, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में, बौद्ध संघ में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक गौतम बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह, ये सुत्त पिटक, ये विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक। 3 पिटक गौतम बुद्ध के मरने के बाद लिखे गए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे चलते हैं। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट स्लाइड, थ्योरी गाथा सुत्त पिटक का एक भाग है। तो सुत्त पिटक इतनी बड़ी किताब होगी तो उसमें 30-40 पेज की एक थ्योरी गाथा यूनिट होगा। वो थ्योरी गाथा यूनिट सुत्त पिटक में किसके द्वारा लिखा गया? तो महिलाओं के द्वारा। तो सुत्त पिटक का एक भाग है थ्योरी गाथा जो लिखा गया किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। सुत्त पिटक में बुद्ध द्वारा एक अमीर गृहपति सिगल को उपदेश देने का वर्णन है। और आप कल्पना करके देखो कि आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हुए हो और इसी तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला, तो आपसे ज्यादा, आपके अलावा प्रश्न करने की कंडीशन में दूसरा स्टूडेंट नहीं रहेगा। एक अमीर गृहपति है सिगल और इसको उपदेश दे रहे हैं गौतम बुद्ध। यह भी जानकारी सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के मरने के बाद उनके अनुयायियों ने लिखी। सुत्त पिटक का एक भाग है महापरिनिब्बाण सुत्त, और इस पिटक में एक भाग है, सुत्त पिटक का एक भाग है महापरिनिर्वाण सुत्त।
ये एक सुत्त पिटक का ही भाग है ना, इसमें गौतम बुद्ध के अवशेषों को क्या करेंगे इसके बारे में आनंद बुद्ध से पूछते हैं। यह बुद्ध, आपका जब निर्वाण हो जाएगा, आपकी जब मृत्यु हो जाएगी, तो आपके अवशेषों के साथ हम क्या करेंगे ये जानने की कोशिश कर रहा आनंद। और ये बातें लिखी गई हैं एक सुत्त में, एक किताब में, जो सुत्त पिटक का एक भाग है, महापरिनिर्वाण सुत्त। तो सुत्त पिटक 3 पिटक में से एक पिटक है जिसमें बौद्ध धर्म की सामान्य जानकारियां हैं, गौतम बुद्ध के सामान्य उपदेश हैं। थेरीगाथा सुत्त पिटक का एक भाग है जिसकी रचना महिलाओं के द्वारा की गई है। सुत्त पिटक का दूसरा भाग है, सुत्त पिटक के अंदर एक जिक्र है जिसमें गौतम बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर व्यक्ति को उपदेश दे रहे हैं। सुत्त पिटक का एक भाग है महापरिनिर्वाण सुत्त, जिसमें आनंद गौतम बुद्ध को पूछते हुए दिखाए गए हैं कि आपके मरने के बाद आपके अवशेषों का क्या किया जाए। एक जानकारी हमको मिलती है 12वीं की किताब में से। अगली स्लाइड को देखो। विनय पिटक, जिसमें 3 पिटक में से दूसरा पिटक बौद्ध धर्म में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम है, और इसमें एक नियम है कि एक भिक्षु एक कंबल बनाएगा और उस कंबल को 6 महीने तक चलाएगा। जानकारी है कहां पर? विनय पिटक के अंदर। अगला, ये 4 बौद्ध संगीतियां हैं, ये 6ठी और 12वीं की किताब में नहीं दे रखी है, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई, राजगृह में हुई। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुई, दूसरी कालाशोक के समय हुई, तीसरी अशोक के समय हुई, चौथी कनिष्क के समय हुई। पहली बौद्ध संगति में सुत्त पिटक, विनय पिटक लिखा गया। दूसरी बौद्ध संगति में महासंगिक और स्थाविर 2 भागों में बौद्ध धर्म बढ़ गया। तीसरी बौद्ध संगति में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक लिखा गया और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के संत 2 भागों में बढ़ गए, हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। ठीक है, इतना याद रखना, किताब में नहीं है इसलिए ज्यादा इसमें अपन उलझ नहीं रहे हैं। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश जिसमें इंडोनेशिया, जावा, मलेशिया, सुमात्रा, थाईलैंड ये देश हैं, वहां पर बौद्ध धर्म की एक शाखा चली है और इस शाखा का नाम है थेरवाद। तो थेरवाद का प्रचलन कौन से देशों में हुआ? तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में थेरवाद बौद्ध धर्म की एक शाखा है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ रहोगे और बहुत प्राथमिकता से देखोगे। 3 चीनी यात्री समय समय पर भारत में आए। पहले चीनी यात्री का नाम है फायान, दूसरे चीनी यात्री का नाम है हेंगसांग और तीसरे चीनी यात्री का नाम है इसिंग। फायान चंद्रगुप्त के समय आया, हेंगसांग हर्षवर्धन के समय आया और हेंगसांग के 200 सालों के बाद इसिंग आया। ठीक है, तो 1600 साल पहले फायान आया, 1400 साल पहले हेंगसांग आया और हेंगसांग के 200 सालों के बाद इसिंग आया। क्या दे रखा 6ठी की किताब में देखो। ये चीनी यात्री हैं, चीन से आए हैं, बौद्ध धर्म की जानकारियां लेने आए हैं। जब ये फायान वापस जा रहा था तो समुद्र के अंदर नाव पलट गई और समुद्र के अंदर तूफान आ गया। तूफान की वजह से इसको बौद्ध धर्म की जानकारियां, सभी यात्रियों को अपने अपने सामान फेंकने पड़े, तो इसने बौद्ध धर्म की जानकारियां नहीं फेंकी और 90 दिनों का सफर तय करके दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश जावा में गया और जावा से चाइना गया और चाइना में जाकर के बौद्ध धर्म के पाली प्राकृत की किताबें जो अपने साथ पांडुलिपि ले गया था उसको चीनी भाषा में ट्रांसलेट किया। फायान ने एक किताब लिखी है फो क्यो की, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश के राजा थे उनके दरबार में आया था। फायान नहीं मिले तो फाशियन मिलेगा। ठीक है, इसने चांडाल का भी जिक्र किया कि चांडाल बहुत निम्न तरह से भारत के अंदर रहते हैं, मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है। ये किताब के अंदर नहीं है इसलिए मैं ज्यादा आपको उलझा नहीं रहा हूं। मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा, चांडाल जाति का जिक्र किया, फोक्यो की पुस्तक लिखी, 90 दिनों तक समुद्र में सफर करने के बाद जावा में उतरा और जावा से चाइना गया। अपने यहाँ से जो पांडुलिपि ले गया था वो चाइना में जाकर के चाइना की जो भाषा थी उसमें ट्रांसलेट किया। हर्षवर्धन के समय हेंगसांग आया, हेंगसांग का दूसरा नाम श्वेनसांग है। तो पिछली बार यही प्रश्न बना था, हेंगसांग का कोई जिक्र ही नहीं था और जिक्र इसका था श्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय भारत आया और हर्षवर्धन इसके प्रभाव में आकर शैव धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा, कई सारी पांडुलिपि अपने साथ में लेकर के गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहला चीनी यात्री फायान, दूसरा हेंगसांग, तीसरा इसिंग। गुप्त काल।
गुप्त काल के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्रीगुप्त। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम, और गुप्त वंश का वो राजा जिसने साम्राज्य का विस्तार किया, उस राजा का नाम है समुद्रगुप्त। इस चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रथम गुप्त राजा जिसने चांदी के सिक्के चलाए, और प्रथम गुप्त राजा जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इतना ही दे रखा है किताब के अंदर। बाकी चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से विवाह किया, लिच्छवी रानी कुमार देवी से समुद्रगुप्त का जन्म हुआ, चांदी के सिक्के चलाए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, ये सब बात की बातें है ना। समुद्रगुप्त छठी की किताब में दे रखा है कि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत हरिशण नामक साहित्यकार है। हरिशण ने समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में लिखी। किसमें लिखी? प्रयाग प्रशस्ति में। तो प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद के अंदर है, इलाहाबाद पहले कहते थे, और इलाहाबाद पत्थर पर लेख लिखवाया था अशोक ने। तो अशोक के ही स्तंभ पर बचे हुए भाग पर समुद्रगुप्त ने अपने मंत्री हरिशण को कह करके प्रयाग प्रशस्ति लिखवा दे ली। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी है, और प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने 5 अभियान करके पूरे भारत को जीत लिया। ये हरिशण 3 पोस्ट पर था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, किताब में दे रखा है छठी की किताब में। महादंड नायक की पोस्ट पर था, ये कुमार मात्य की पोस्ट पर था, और साथ ही साथ ये संधि विग्रहक की पोस्ट पर था। तो 3 डिपार्टमेंट एक साथ संभालता था। कुमार मात्य मतलब एक बड़ा मंत्री, संधि विग्रहक मतलब युद्ध और शांति का मंत्री, और महादंड नायक मतलब बड़ा न्यायाधीश। तो बड़ा मंत्री भी था, बड़ा न्यायाधीश भी था, और युद्ध और शांति का मंत्री भी था। 3 पोस्ट पर जो हरिशण था, उसने समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति लिखी, उसकी विजयों की जानकारी लिखी। इतना से याद रखना है। फिर ध्यान से देखो, समुद्रगुप्त ने जो 5 अभियान किए, वो 5 अभियान कौन कौन से किए, बहुत फास्टली बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र का राजा, इसने उत्तरी भारत के 9 राजाओं को हराकर पहला अभियान किया। उसने दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को हरा करके दूसरा अभियान किया। फिर इसने तीसरा अभियान किया, जंगली जातियों को हराया। चौथा अभियान किया, जो सीमांत राजा थे उन सीमांत राजा को हराया। और 5वां अभियान किया, उसमें विदेशी राजाओं को हराया। तो समुद्रगुप्त ने 5 अभियान किए। मैं फॉर्मली बोल करके देख आपको बता रहा हूं। पहला अभियान आर्यावर्त का अभियान, जिसमें 9 राजा को हरा करके 9 राजाओं के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला दिया। उनके साथ में प्रसबोधरण की नीति अपनाई, समूल नष्ट कर देना प्रसबोधरण की नीति कहलाती है। दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को हराया। जब वो दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को हराने के लिए गया था, तो 12 राजा एक हो गए थे, और इन 12 राजाओं का नेतृत्व करने वाले राजा का नाम विष्णुगुप्त था। ये पल्लव वंश का राजा था, जो काची उसकी राजधानी थी। और दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को हराकर उनके साथ में जो नीति अपने, उस नीति का नाम था ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण की नीति, यानी क्षेत्र को जीत लेना, राजा को अधीन कर देना और उनका राज्य उनको वापस दे देना। जब वो दक्षिण से वापस दक्षिण की तरफ आ रहा था, तो दक्षिण में विंध्याचल की बीच में विंध्याचल की पहाड़ियों के अंदर जो 8वीं जंगली जातियां, उन्होंने समुद्रगुप्त को लूट लिया। तो समुद्रगुप्त ने तीसरा अभियान किया, 8वीं जातियों को हराया, उनको दास बना दिया और नीति अपनाई परिचारिका की नीति। फिर सीमांत राजाओं को हराया, सीमांत राजा जो उसके सीमा के अंत में थे, और 2 विदेशी राजाओं को हराया, एक शक राजा को हराया और एक कुषाण राजा को हराया। कुषाण राजा केदार को हराया और शक राजा रुद्र सिंह को हराया। तो समुद्रगुप्त के 5 अभियानों में उसने पूरे भारत को जीत लिया। जानकारी प्रयाग प्रशस्ति हरिशण ने लिखी। कंप्लीट है, आगे चलते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं। गुप्त वंश के समय, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, छठी की किताब में दे रखा है। गुप्त वंश के समय इन शब्दों से प्रश्न बन सकता है। तो गुप्त वंश के समय ये शब्द क्या है? तो हरिशण, महादंड नायक, कुमार मात्य और संधि विग्रह 3 पोस्ट पर था। गुप्त वंश के समय व्यापारियों का जो अध्यक्ष होता था, मतलब मैं एक तरह से कह सकूं कि जो नगर सेठ होता था, उस नगर सेठ को क्या कहते थे? तो गुप्त वंश में नगर सेठ को कहा जाता था श्रेष्ठी। सार्थवा, भ्रमणशील व्यापारी अगर जाते हैं, ऊंट पर सामान लाद करके व्यापारी 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो 50-100 व्यापारियों का काफिला चलता है। उन 50-100 व्यापारियों के काफिले का जो अध्यक्ष होता है, वो होता है सार्थवा। तो भ्रमणशील व्यापारियों का अध्यक्ष, क्या कहलाता है? सार्थवा। प्रथम कुलिक, ये प्रथम कुलिक जो होता है, वो नगर का पहला शिल्पकार होता है, यानी जो शिल्पकार होते हैं, शिल्प का काम करते हैं, उसका अध्यक्ष प्रथम कुलिक कहलाता है। और
लेखन का काम करने वाली जाति का जो अध्यक्ष होता है उसको कायस्थ कहते हैं। तो नगर सेठ को श्रेष्ठी कहते हैं। सार्थवा ब्रह्मणशील व्यापारी, प्रथम कुली शिल्पकारों का अध्यक्ष, और कायस्थ लेखन का काम करने वाली जातियों का अध्यक्ष क्या कहलाता है? कायस्थ। प्राथमिकता से चारों शब्द याद रखने हैं। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। गुप्त काल के समय आर्यभट्ट थे, गुप्त काल के समय वराहमिहिर थे, इनके बारे में दे रखा है। आर्यभट्ट ने किताब लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 6ठी की किताब में जिक्र है। किताब का नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट की दूसरी किताब का नाम है सूर्य सिद्धांत। तो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत ये दोनों किताबें किसने लिखी है? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और हमसे शून्य की जानकारी अरबों ने प्राप्त की, अरबों से शून्य की जानकारी यूनानियों ने प्राप्त की। इसी तरह शून्य पूरे विश्व में फैल गया, पर सबसे पहले शून्य का आविष्कार करता कौन है? तो आर्यभट्ट। फिर आगे बात करना, आगे बात को सुनना। आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया, पाई का मान 22/7 होता है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है कहने वाला भी कौन है? आर्यभट्ट। तो गुप्तकालीन व्यक्ति है। आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत पुस्तक लिखता है, पाई का मान देता है, पृथ्वी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ये कहता है। इतना सब कुछ नहीं दे रखा है, 6ठी की किताब में दे रखा है। इसकी किताब आर्यभट्टियम है और इसने शून्य की खोज की, इतना सा दे रखा है। वराहमिहिर की किताब का नाम सूर्य सिद्धांत है, वराहमिहिर की किताब का नाम बृहत संहिता है और वराहमिहिर की किताब का नाम पंच सिद्धांतिका है। इन दोनों का जिक्र 6ठी और 12वीं की किताब में नहीं मिलता है। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका के लेखक वराहमिहिर हैं। ये खगोलज्ञ थे और गणितज्ञ थे, इतना याद रखना है। ये खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। अगला देखो, ब्रह्मगुप्त, चरक और सुश्रुत, ये भी गुप्त काल है। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। चरक ने दूसरी शताब्दी में चरक ने किताब लिखी चरक संहिता और 4ठी शताब्दी में सुश्रुत ने किताब लिखी सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत से सुश्रुत संहिता, चरक से चरक संहिता। ब्रह्मगुप्त को याद रखना है कि इन्होंने ये गणितज्ञ थे। गुप्त काल में दिल्ली के अंदर एक जगह है मेहरौली, वहां पर एक लौह स्तंभ लगवाया गया और इस लौह स्तंभ पर चंद्र शब्द लिखा हुआ है। इस चंद्र शब्द से पता चलता है कि इस लौह स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त सेकंड ने करवाया था। यह सांची का स्तूप है जो मौर्यकालीन राजा अशोक ने बनाया है और इस सांची के स्तूप के अंदर ये तोरण द्वार है। तो सांची का स्तूप मौर्य वंश के राजा अशोक ने बनाया है। 12वीं की किताब में दे रखा कि सांची का स्तूप को अंग्रेज इसके मेन भाग को अपने साथ इंग्लैंड ले जाना चाहते थे। तो सांची के स्तूप को बचाने का काम भोपाल के नवाब ने किया और भोपाल के नवाब का नाम उस समय था शाहजहां बेगम। सांची सर्प पूजा का भी केंद्र था और सांची के स्तूप से शालबंजिका देवी की मूर्ति मिली है। यह बौद्ध धर्म का स्तूप है, अशोक ने इसको बनाया है और शुंग काल के समय यह पत्थर की रेलिंग लगी है। तो सांची का स्तूप अशोक ने बनाया है और शुंग राजाओं ने इस स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया है। ठीक है, जल्दी आगे चलते हैं। अभी अपनी 6ठी की ही किताब चल रही है, आपके लिए 7वीं की किताब भी वेट कर रही है, आपके लिए 8वीं की किताब भी वेट कर रही है। तो मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो को 3 भागों में तोड़ दूं, 6ठी की किताब के साथ 12वीं की किताब, 7वीं की किताब के साथ 12वीं की किताब, 8वीं की किताब के साथ में 10वीं की किताब का एक पार्ट और 12वीं की किताब। 9वीं की किताब और 11वीं की किताब में अपने सिलेबस का कोई यूनिट नहीं है, बलाटली। ठीक है, और ये तो वीडियो देख ही लो, जो PDF में आपको वो ग्रुप में भेज रहा हूं वो प्राथमिकता से पढ़ना। प्रश्न आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अप्रोच के सब वहीं से देखने को मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलो 7वीं की किताब का पाठ हर्षवर्धन से स्टार्ट होगा, है ना। 7वीं की किताब का अभी अपन ने अशोक के अभिलेखों की लिपि वगैरह वाली बात अपन ने पढ़ी नहीं है, तो वो भी मुझे आपको बताना है। ध्यान से यहां रहना, चीजों को समझना। गुप्त वंश के पतन के बाद भारत का राजा बना हर्षवर्धन और अपने सिलेबस में टॉपिक स्टार्ट हो जाता है गुप्तोत्तर काल। तो हम कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, सिंधु, वैदिक, महाजनपद, मौर्य, गुप्त और गुप्तोत्तर। गुप्त वंश के पतन के बाद जब भारत का राजा हर्षवर्धन बनता है तो हर्षवर्धन की 2 राजधानियां होती है। पहली राजधानी कन्नौज और दूसरी राजधानी थानेश्वर। थानेश्वर हरियाणा में है, कन्नौज यूपी में है। और हर्ष के मरने के बाद कन्नौज को प्राप्त करने के लिए प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट 100 सालों तक कुटाएंगे और हम उसको कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष।
ठीक है। हर्ष का मतलब होता है आनंद वाला व्यक्ति। हर्ष के दरबार में एक दरबारी कवि था, उस दरबारी कवि का नाम था बाण भट्ट, और बाण भट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है, और जीवनी का नाम है हर्षचरित। क्या नाम है? हर्षचरित। हर्ष ने खुद ने 3 नाटक लिखे हैं। एक नाटक का नाम है नागानंद, दूसरे का नाम है रत्नावली, और तीसरे का नाम है प्रियदर्शिका। ये नहीं दे रखा है 6ठी 12वीं की किताब में, दे रखा है हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट की किताब का नाम है हर्षचरित। ठीक है। फिर किताब के अंदर दे रखा है, ध्यान से देखना, कि हर्षवर्धन दक्षिणी भारत को जीतने की कोशिश करता है, और यहां से आपको चीजों को समझना है। हर्षवर्धन दक्षिणी भारत को जीतने की कोशिश करता है, कि हर्षवर्धन की राजधानी है कन्नौज, और दक्षिणी भारत में यह जो नगर है उसका नाम है एहोल। एहोल चालुक्यों की राजधानी है। तो चालुक्यों की राजधानी एहोल भी मिलती है, और चालुक्यों की राजधानी वातापी भी मिलती है। वातापी का ही दूसरा नाम बादामी है। तो चालुक्यों की राजधानी वातापी, बादामी और एहोल है। ध्यान से देखना। चालुक्य वंश के राजा हैं पुलकेशिन सेकेंड। ये 7वीं की किताब में इनकी बड़ी बातें स्टार्ट होगी। और हर्षवर्धन ने आक्रमण किया चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकेंड पर, ताकि वह साउथ भारत को जीत सके। पुलकेशिन और हर्षवर्धन दोनों के बीच में लड़ाई हुई नर्मदा नदी के तट पर 636 ईस्वी। नर्मदा नदी को उस समय रेवा नदी कहते थे, और इसमें पुलकेशिन जीत गया और हर्षवर्धन हार गया। यह जानकारी पुलकेशिन सेकेंड ने एहोल में एक अभिलेख पर लिखवाई, और उस अभिलेख का नाम है एहोल अभिलेख। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्राथमिकता से याद रखना है। एहोल अभिलेख कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। एहोल अभिलेख किसने लिखवाया? तो पुलकेशिन ने। एहोल में अभिलेख लिखा किसने? पुलकेशिन के कहने पर रविकीर्ति ने। और इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है? इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि उत्तर के हर्ष ने जब चालुक्यों पर आक्रमण किया तो चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को हरा दिया। यही पुलकेशिन नीचे पल्लवों को हराएगा, वो 7वीं की किताब के अंदर आएगा, उसको अपन विस्तारित करके पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। महाबलीपुरम के अंदर मंदिर बने हैं, और अजंता के अंदर जो गुफाएं बनी है, ये महाबलीपुरम के अंदर मंदिर जो पल्लव राजा ने बनाए हैं, ये टोटल 7 मंदिर हैं। महाबलीपुरम में 7 मंदिर द्राविड़ शैली में बने हैं। और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि एक पहाड़ है, उसको ऊपर से काट दिया गया और काट करके मंदिर बना दिया गया। तो महाबलीपुरम के अंदर जो मंदिर है वो 7वीं की किताब में और हम देखने वाले जिक्र है। पर महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजाओं ने बनाए, 7 मंदिरों का समूह है, द्राविड़ शैली के अंदर बने हुए हैं। अजंता में टोटल 29 गुफाएं हैं, 25 गुफाएं 4 गुफाएं चैत्य हैं और 25 गुफाएं विहार हैं। और इन गुफाओं के अंदर अलग अलग समय पर ये गुफाएं बनी, और गुफाओं में मोस्ट ऑफ गुफाएं वाकाटक राजाओं के समय बनी। वाकाटक वंश महाराष्ट्र में चलता है। 16 नंबर की गुफा और 17 नंबर की गुफा वाकाटक और गुप्त राजाओं के समय है। 16 नंबर की गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र, और 17 नंबर की गुफा में गौतम बुद्ध को उनकी पत्नी यशोधरा राहुल को भेंट कर रही है, उसका चित्र है। ठीक है। अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्र बने हुए जो फ्रेस्को शैली पर आधारित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर हैं। अजंता की गुफाएं गुप्त काल और वाकाटक काल के समय बनी, लेकिन अलग अलग राजवंशों के समय भी इन गुफाओं का निर्माण होता गया। कंप्लीट है। कुछ बातें रह गई हैं, जैसे अशोक ने धम्म का प्रचार प्रसार किया। कलिंग युद्ध के बाद कलिंग युद्ध हुआ, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद तलवार छोड़ दी, और तलवार छोड़ने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक बदल गया, और अपने प्रजा को बदलने के लिए अशोक ने धम्म का प्रचार किया, नैतिकता की बातों का प्रचार किया। अशोक ने शिलालेख लिखवाए और नैतिकता की बातें लिखवाई, जिसको धम्म कहते हैं। और धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। अशोक ने जो अपने अभिलेख लिखवाए वो अलग अलग लिपियों के अंदर लिखवाए। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा के अंदर लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन अशोक के अभिलेख भारत से बाहर अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करें तो खरोष्टी लिपि में, आर्मिक लिपि में और ग्रीक आर्मिक लिपि में लिखे हुए मिले हैं। इसका पूरा संदर्भ मैंने नोट्स के अंदर आपको दे रखा है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अगले वीडियो में हम 7वीं की पूरी किताब को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो बातें छूट गई हैं वो आपको PDF के अंदर मिल जाएगी। आपके रेट के पात्रता परीक्षा में 6ठी, 12वीं, 7वीं, 8वीं NCERT की किताब में से, इतिहास के सिलेबस में से कहीं से भी प्रश्न बना ले, आपका गलत नहीं होगा। ये प्राथमिकता के साथ में मैं कह रहा हूं। धन्यवाद।